नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा आप सबकी हिंदी और संस्कृत की ऑनलाइन शिक्षिका। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10वीं आईसीएसई बोर्ड के एकांकी संचय की एकांकी के प्रश्नोत्तर को देखने जा रहे हैं, उसको हल करने जा रहे हैं। और इस पाठ का नाम है बहू की विदा। ये पाठ दहेज प्रथा को लेकर है, जिनसे विनोद रस्तोगी जी ने लिखा है। और इस पाठ की पूरी व्याख्या मैंने पहले ही 2 पार्ट में वीडियो बनाकर कर दी है। आप लोगों के लिए उन वीडियोस के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा ताकि प्रश्नोत्तर करते समय आपको मुश्किलें ना हो। दूसरी बात, मैंने उस पाठ के साथ साथ, उस वीडियो के साथ साथ पात्र परिचय और उनके चरित्र चित्रण के विषय में भी बहुत कुछ बताया हुआ था, जो कि अभी मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगी ज़रूर अभी भी, ताकि वो आपको रिकॉल हो जाए, लेकिन उसमें डिटेल नहीं होगा। डिटेल के लिए आपको उस वीडियो को देखना ही पड़ेगा। साथ ही मैंने इसके त्वरित अभ्यास के लिए भी एक छोटा सा वीडियो बनाया था परीक्षा के लिए, जो इस साल हुआ था बोर्ड का, उसके लिए, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, जिसमें शॉर्ट में आपको संक्षिप्त में ये एकांकी क्या बता रही है, क्या दिखा रही है, इसके कौन कौन से पात्र हैं, वो उसमें दिए हुए हैं। तो मैं उसके भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अभी हम लोग यहाँ पे पात्र परिचय देख रहे हैं, जो दिया हुआ है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद इस पाठ के प्रश्नोत्तर को मैं एकांकी संचय की सहायक पुस्तिका में दिखाऊंगी, जो कि बलराम दुबे और लता द्विवेदी के द्वारा लिखे हुए हैं, बनाए हुए हैं। तो इस सहायक पुस्तिका में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ जीवन परिचय दिया हुआ है विनोद रस्तोगी, यानी कि इस एकांकी के लेखक का। उसके बाद कथानक यानी कि कहानी दी हुई है शॉर्ट में, जो कि इस पूरे एकांकी में आती है। तो कथानक को आप अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत हद तक कहानी आपको वैसे भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, कथानक में आपको बस विस्तार में नहीं दिखा रही हूँ और ना ही बता रही हूँ, क्योंकि ये सब पहले हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ देखिए कि कथानक कितना विस्तार से यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद ये देख लीजिए पूरा आलोचनात्मक अध्ययन भी दिया हुआ है। उसके बाद उद्देश्य के विषय में मैंने वीडियो में भी बताया है और अभी भी बता दे रही हूँ। पाठ का उद्देश्य है, जिसमें दहेज प्रथा के विषय में बता रहे हैं। जहाँ माता पिता दहेज नहीं जुटा पाते, वहाँ बेटियाँ किस तरह से प्रताड़ित की जाती है और कैसे वो यातनाएं सहती हैं, मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से। उसके बाद जो उनके माता पिता होते हैं, वो उस चीज़ से कितने ज़्यादा दुखी और प्रभावित होते हैं, उस चीज़ को दिखाया गया है। साथ ही यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर हर बेटे वाला बेटी वाले की तकलीफ़ को समझे तो ये तकलीफ़ ही, ये जो कुप्रथा जो है समाज में, वही ख़त्म हो जाएगी। ये तकलीफ़ किसी के साथ फिर नहीं होगी, क्योंकि एक बेटा वाला जो है वो बेटी वाला भी होता है। भले ही वो एक बहू को लेकर आता है घर, लेकिन उसकी बेटी भी किसी के घर में बहू बन के जाती है। तो उस जगह पर भी ऐसा उसके साथ हो सकता है। अगर ऐसा हम सोच लें, वो समाज के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि समाज उससे सुधार कर सकता है, सुधार कर लेता है। तो उद्देश्य में यहाँ पे दिया ही हुआ है। दूसरा, यहाँ पे शीर्षक की सार्थकता में हम आते हैं। शीर्षक की सार्थक बहू की विदा बहुत सटीक है, क्योंकि ये पूरी कहानी जो है वो बहू की विदाई को लेकर ही है। ये एक जिज्ञासा भी पैदा करती है कि क्या सच में बहू की विदा करना इतना मुश्किल है? क्या सच में एक लड़की के ससुराल वाले इतने कठोर हो सकते हैं कि उसकी भावनाओं को ना समझे, उनके परिवार की तकलीफ़ों को ना समझे, जबकि वो उनका अपना परिवार ही है?
तो ये सब जो जिज्ञासा पैदा होती है और ये जो कहानी जिस चीज़ के इर्द गिर्द घूम रही है, तो उसको देखते हुए बहू की विदा जो शीर्षक दिया गया है इस पाठ का, वो बिल्कुल सटीक और सार्थक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप हम लिख सकते हैं ऐसे ही, लेकिन उसके अलावा जो मैंने बोला है उन पॉइंट्स को यहाँ पे बस नोट कर दीजिएगा, उससे ज़्यादा आपको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब चरित्र चित्रण में जीवनलाल के बारे में दिया हुआ है, तो जीवनलाल का चरित्र चित्रण यहाँ पे दिया हुआ और पाठ के प्रश्नोत्तर में बहुत जगह पे उनके बारे में बताया गया है, तो वो मैं लिखवाऊंगी ही, तो ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें से कुछ लिख सकते हैं, सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पीछे जो मैं अभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर में बताऊंगी तो उसमें आपको समझ में आ ही जाएगा। उसके अलावा ये चीज़ें जो है ना, ये आप उनके चरित्र चित्रण में ज़रूर लिखेंगे। यहाँ पे कुछ लाइनें देखिए मैंने अंडरलाइन भी की हुई हैं। अब यहाँ राजेश्वरी का चरित्र चित्रण किया गया है, तो यहाँ पर तो जो दिया हुआ है दिया ही हुआ है, पीछे पाठ में मैं बताऊंगी ही। कुछ लाइनें मैंने अंडरलाइन की हैं जो कि बहुत आवश्यक है उनके चरित्र चित्रण के लिए। और परिचय तो पीछे दिया ही हुआ है कि राजेश्वरी जो हैं वो जीवनलाल की पत्नी हैं, कमला की सास हैं और रमेश और गौरी की माँ भी हैं। उनकी उम्र आदि भी वहाँ पे बताई गई है, तो वो भी परिचय में उसको ज़रूर जगह देंगे, ठीक है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं जो उनके चरित्र को बहुत विस्तार से और एकदम सटीकता से बताते हैं, तो उनको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, शब्दार्थ देख लीजिए। और एक उदाहरण प्रश्न भी दिया हुआ है ताकि आप समझ सकें कि इस प्रश्न का उत्तर, किसी भी प्रश्न का उत्तर कैसे लिखा जाता है। तो इसको पढ़िए ज़रूर ताकि समझ में आए कि किस तरह से प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखे हुए हैं। दूसरी बात बच्चों, जो इस पाठ के दो मुख्य और कलाकार हैं, जो पात्र हैं, उनका नाम उनका चरित्र चित्रण नहीं दिया हुआ है। ये मैंने पिछले वीडियो में ज़रूर बताया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने लिखा है। देखिए, कमला के विषय में वो सहनशील है, संस्कारी है, धैर्यवान है, रिश्तों को मानने वाली एक युवती है। उसकी सहनशीलता इस बात से झलकती है कि वो जब उसके ससुर पूरी तरह से उसको मना कर देते हैं, उसके भाई को अपमानित भी करते हैं, तो भी वो धैर्य रखते हुए बड़ी हिम्मत के साथ अपने भाई को कहती है कि वो वापस चले जाए और उसके लिए घर बेचने की भी ज़रूरत नहीं। वो रिश्तों को मानती है। वो गौरी जो कि उसकी ननद है, जिसके कि पिता उसके साथ इतना बुरा बर्ताव करते हैं, उस गौरी के लिए भी वो प्रेम की भावना रखती है, अपने सास ससुर को भी वो मानती है। तो ये चीज़ उसके संस्कारों को और उसके रिश्तों के प्रति समर्पण को दिखाता है। उसके बाद दूसरा का एक पात्र है प्रमोद, जो कि इस पाठ में विदा कराने आता है अपनी बहन को। तो उसके चरित्र के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वो रिश्तों का मान रखने वाला है। अपनी माँ के लिए सोचता है कि माँ कितनी दुखी होगी। वो अपनी छोटी बहन के लिए सोचता है कि उसकी भी शादी करनी है। वो अपनी बड़ी बहन के लिए अपने घर तक को बेचने को तैयार हो जाता है। बड़ों का आदर करने वाला है। ये बात इस चीज़ से साबित होता है कि वो इतना भला बुरा कहने के बावजूद जीवनलाल को कोई कड़ी बात नहीं कहता, उनका अपमान नहीं करता। वो धैर्यवान है। इतना बुरा भला कहे जाने के बाद भी वो धैर्य के साथ उनको सुनता है और आगे दोबारा अपनी बहन को लेने आने की शपथ भी लेता है, बात भी मानता है। उसकी गरीबी, उसकी मजबूरी इस पूरे पाठ में नज़र आ रही है। तो ये चीज़ उसके चरित्र चित्रण में आप लोग लिख सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि इसके अतिरिक्त यदि मैं अकेले ही गया तो माँ का हृदय भी टूट जाएगा। इन शब्दों में किस व्यक्ति की मनोव्यथा व्यक्त हुई है, उसकी मनोव्यथा का कारण क्या है, समझाकर लिखिए। तो इन शब्दों में माँ की मनोव्यथा के विषय में एक व्यथित भाई कह रहा है। व्यथित भाई का नाम प्रमोद है और वो अपनी बहन को विदा कराने आया है, जिसका नाम कमला है। और उसकी व्यथा का कारण है, यहाँ पे पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, देखिए, बहन की विदा न हो पाना, उसका गरीब होने और बेटी वाला होने के कारण अपमानित होना, बहन की खुशियों और माँ की उम्मीद न पूरी कर पाना, ये उसकी मनोव्यथा का, उसकी तकलीफ का कारण है। अगला प्रश्न है कि विवाह के बाद हर लड़की पहला सावन कहाँ और किस प्रकार बिताना चाहती है, स्पष्ट कीजिए। तो मैंने ये पूरा लिखा है, बस यहाँ पे जो है वो पूरी लाइन में आप उत्तर लिखेंगे कि हर लड़की माँ के घर, अपने मायके, अपने बहन, अपने सखी सहेलियों के साथ बिताना चाहती है। तो ये पूरे वाक्य में लिखेंगे। अगला प्रश्न है किसी माँ का हृदय टूट जाएगा और क्यों, समझाकर लिखिए। तो यहाँ पे पहली लाइन में लिखना है प्रमोद और कमला की माँ का हृदय टूट जाएगा, पूरी लाइन में लिखेंगे। और बाकी प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ है, उसको लिख लीजिएगा।
अगला प्रश्न है, इस अवतरण के आधार पर वक्ता की मनोदशा पर प्रकाश डालिए। वक्ता जो है वो प्रमोद है, कमला का भाई, जो उसे विदा कराने आया है। और उसकी इस वक्त बहुत बुरी मनोदशा है, वो दुखी है, मजबूर है, अपने मजबूरी पर क्रोधित भी है। अपने माँ बहन के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी का एहसास उसे कचोट रहा है कि वो उन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पा रहा है। अपनी बहन को अपने घर नहीं ले जा पा रहा है ताकि वो पहला सावन अपनी सखी सहेलियों और माँ के साथ मना सके। साथ ही वो जीवन लाल के कटु वचनों से अपमानित और आहत भी महसूस कर रहा है। दूसरा प्रश्न है, अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का ही घर देखते। इन शब्दों में किसने किससे किस संदर्भ में कहा है, समझाकर लिखिए। तो यहाँ पे उत्तर पूरा लिखा हुआ है। जीवन लाल ये जताने के लिए उपरोक्त कथन कहते हैं कि अगर तुम मेरे जितने अमीर नहीं थे तो तुम्हें अपनी हैसियत के अनुसार घर चुनना चाहिए था जहाँ पर तुम उनको दहेज दे सकते या अपनी बहन की शादी करवा सकते थे। फिर इतने बड़े घर में शादी करवाने की ज़रूरत क्या थी जहाँ पे तुम दहेज नहीं दे सकते। कि जीवन लाल ने कमला की विदा के बारे में प्रमोद से क्या कहा और क्यों, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न वाले लाइन को लिखने के बाद कि जीवन लाल ने कमला की विदा के बारे में प्रमोद से कहा कि कमला की विदा तब तक नहीं होगी जब तक तुम दहेज के बचे हुए 5,00,000 रुपए लाकर मेरे हाथ में नहीं रख देते। और उसके आगे का उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। ठीक है, जीवन लाल ने गौरी की शादी के बारे में डिंग मारते हुए प्रमोद से क्या कहा और क्यों, आप अपने बुक के पेज 20 के फर्स्ट पैराग्राफ में आप देखेंगे। यहाँ पे देखिए, जीवन लाल कहते हैं कि हम बेटी वाले हैं लेकिन तुम्हारी तरह नहीं है। पिछले महीने हमने भी गौरी की शादी की, वो खातिरदारी की कि बारात वाले दंग रह गए। इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। और फिर कहते हैं कि तुम मेरी बराबरी कर पाओगे, बेटी वाले होकर भी हमारी मुँह छूची है। निम्नलिखित रूपरेखाओं के आधार पर जीवन लाल का चरित्र चित्रण कीजिए। औ के बारे में मैंने लिखा है, इस रूपरेखा पर दहेज का लालची है कि वो लालच में अंधा है, लालच में स्वार्थी हो गया है, निर्दयी हो गया। वह कमला, प्रमोद और उसके परिवार के तकलीफों को नज़रअंदाज कर रहा है, इतना लालची हो गया है अपने लालच में। उसे किसी का भी दर्द नज़र नहीं आ रहा है। किसी भी हाल में उनसे पैसे चाहता है, चाहे वो जैसे भी पैसे ला करके दे। दुर्व्यवहार करता है, उन्हें अपमानित करता है, उन्हें अपशब्द कहता है। यानी शेखीबाज है, यानी डींग हाँकता है वो अपनी। तो वो दिखावा पसंद, घमंडी और भावहीन अशिष्ट व्यक्ति है। वो नीचा दिखाते हुए अपशब्द कहता है, अपनी बेटी गौरी की शादी का बखान करता है, महल और झोपड़ी का अंतर बताता है। और वो ये बताता है कि मैं बेटी वाला होकर भी अपने नाक ऊंची रखता हूँ, लेकिन तुमने अपना सम्मान खो दिया है क्योंकि तुम दहेज नहीं दे पाए। शिकायत आपको हमसे है, उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है जो विदा न करके आप उससे बदला ले रहे हैं। किसको किससे क्या शिकायत है और क्यों, समझा कर लिखिए। इस प्रश्न का पूरा उत्तर यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहाँ भोली भाली लड़की किसे कहा गया है, उसे विदा न करने का निर्णय किसने लिया और क्यों। प्रमोद की बहन और जीवन लाल की बहू कमला को भोली भाली लड़की कहा गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। उसे विदा न करने का निर्णय जीवन लाल ने लिया क्योंकि उसके हिसाब से विवाह के समय उसे पूरे दहेज नहीं दिए गए थे, उन बारातियों का भी सत्कार नहीं हुआ था और बिरादरी में इस वजह से उनका अपमान हुआ था। वो अपमान का दर्द उनके हृदय में आज भी घाव के रूप में है और वो मरहम के रूप में 5,000 रुपये लिए बगैर कमला को विदा नहीं करेंगे। तो इसी उत्तर को आप लोग एक बार फिर से यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न शुरू होता है, क्या जीवन लाल ने कमला को विदा नहीं किया? यदि किया तो उन्होंने वैसा कब किया? पहले तो पूरे वाक्य में लिखेंगे कि जीवन लाल ने कमला को विदा किया, फिर लिखेंगे कि जब उनकी बेटी गौरी को पहला सावन मनाने के लिए उसके ससुराल से उसे विदा करा कर लाने के लिए गए, उनके भाई रमेश को खाली हाथ लौटा दिया जाता है, यह कहकर कि आप लोगों ने दहेज पूरा नहीं दिया तो गौरी की विदा नहीं होगी। तब गौरी के पिता जीवन लाल को गौरी के दर्द को देखकर अपनी बेटी बहू के दर्द के बारे में भी समझ आता है और वे उसे विदा कर देते हैं। इस अवतरण को ध्यान में रखकर बताइए कि लड़के वाले दहेज के लालच में बहुओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो ये आप डिटेल में लिखेंगे, मैंने पॉइंट्स में लिखा है। पहला पॉइंट है शारीरिक और मानसिक कष्ट देना।
मायके जाने न देना या मायके में ही छोड़ देना, कहने का मतलब है कि एक तरह से वो प्रताड़ित करते हैं ये बोलकर कि दहेज नहीं दोगे तो मायके नहीं जाने देंगे। दूसरा, अगर वो मायके में हो तो ये भी कहते हैं कि अगर दहेज नहीं दिया तो मायके से वापस ससुराल नहीं लाएंगे। उसके परिवार वालों को अपशब्द कहते हैं जिससे उसे तकलीफ़ होती है, अपमान महसूस होता है। नौकरों के जैसा बर्ताव करते हैं, पूरे घर का काम करवाना और उल्टे सीधे शब्द कहना आदि। तो इसको विस्तार में आप लोग लिखेंगे। बेटी और बहू को एक ही तराजू पर तौलना चाहते हो। बेटी बेटी और बहू बहू, इन शब्दों में किस व्यक्ति का रोष व्यक्त हुआ है, उसके रोष का क्या कारण है? तो ये उत्तर पूरा लिखा हुआ है, देख लीजिए। जीवनलाल ने अपने बहू के प्रति कैसा व्यवहार किया और क्यों, समझा कर लिखिए। जीवनलाल ने अपने बहू के प्रति क्रूर और संवेदनहीन व्यवहार किया, और उत्तर इसके बाद वही होगा क्योंकि उसको लगता है कि उसके परिवार वालों ने पूरा दहेज नहीं दिया, वो और दहेज और धन पाने के अधिकारी थे, और साथ ही उनके मान सम्मान पे भी इस बात से नुकसान पहुंचा है जो कि उन्हें तकलीफ पहुंचा रही है, इसलिए वो अपनी बहू के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। बेटी बेटी और बहू बहू की व्याख्या कीजिए। उपरोक्त वाक्य जीवनलाल ने प्रमोद से कहा है और इस वाक्य से वो क्या कहना चाहते हैं वो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। इस अवतरण के अध्ययन के द्वारा जीवनलाल के चरित्र को किस विशेषता पर प्रकाश पड़ता है, समझाकर लिखिए। वो जो कहते हैं कि बेटी और बहू को एक तराजू में नहीं तौला जा सकता, बेटी बेटी होती है बहू बहू, तो उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि वो एक क्रोधी व्यक्ति हैं, पक्षपाती है, बेटी और बहू में अंतर करते हैं, दोनों का के तरफ से बेटी का पक्ष लेते हैं और बहू के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। पुराने विचारों वाले, दकियानुसी विचारों वाले व्यक्ति हैं। जो पुराने समय में बेटी और बहू में अंतर करता था वो विचार आज भी उनके दिमाग में है। बेटा है इसलिए वो ऊंचे है, ये बात उनके दिमाग में आज भी सेट है, जो कि बुरा है, घमंडी है और जिद्दी भी हैं। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न जो है उसे यह भी बताते जाना कि अगली बार मेरे लिए मरहम लेकर के विदा कराने कब आओगे। यहाँ उसे का प्रयोग किसके लिए हुआ है, उसके बारे में किसने किससे क्या कहा, ये पूरा उत्तर मैंने बड़े डिटेल में लिखा हुआ है, देख लीजिए। यहाँ तक है उत्तर, मैं पढ़ के एक बार बता दे रही हूँ क्योंकि छोटा है तो समझ में ना आए शायद। जीवनलाल की बहू और प्रमोद की बहन कमला के लिए उसे शब्द का प्रयोग हुआ है। कमला के बारे में जीवनलाल ने प्रमोद से यह वाक्य तब कहा जब उसने कमला को विदा कराए बगैर जाने से पहले कमला से मिलने की अनुमति मांगी। उस समय जीवनलाल ने उसे कमला से मिलने की अनुमति देते हुए कहा था कि जाओ और अपनी बहन से मिल लो और उसे बता देना कि दहेज पूरा न दे पाने के कारण तुम्हारी विदाई नहीं हो पाई है, और यह भी कि अब तुम अगली बार विदा कराने तभी आओगे जब दहेज दे सको। मरहम शब्द का प्रयोग किसने किया और क्यों, समझाकर लिखिए। जीवनलाल ने मरहम शब्द का प्रयोग किया क्योंकि उसके ख्याल से जो सत्कार नहीं किया गया था उससे उसके इज्जत पर चोट लगी थी, घाव लगी थी, और उसी घाव को दूर करने के लिए मरहम उसको जरूरी है। हालांकि मैंने यहाँ पे पूरा उत्तर उसका लिखा है। यहाँ घाव से मतलब है वो बेइज्जती का एहसास, वो एहसास जो है वो उसको घाव की तरह दुख रहा है, दर्द कर रहा है। जीवनलाल ने कमला के विदा के संबंध में क्या निर्णय लिया और क्यों, स्पष्ट करें। जीवनलाल ने निर्णय लिया कि कमला की विदा नहीं होगी क्योंकि उसे पूरा दहेज नहीं दिया गया था, और उसके बाद वही चीज़ लिखेंगे, और साथ ही सत्कार नहीं किया गया था। तो जब तक वो पूरा दहेज नहीं देगा तब तक उसके मान सम्मान में हुई हानि की भरपाई नहीं हो पाएगी, और जब तक वो भरपाई नहीं हो पाएगी वो कमला को विदा नहीं करेंगे। इन शब्दों के आधार पर जीवनलाल के चरित्र पर प्रकाश डालिए। फिर से एक बार, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने वाला, वो क्रूर व्यक्ति हैं, सीखीबाज है, दिखावा पसंद व्यक्ति हैं। जीवनलाल कमला के मायके वालों का अपमान करते हुए कहता है कि झोपड़ी में रहकर महलों से नाता क्यों जोड़ा जिससे उनकी गरीबी का अपमान होता है। वह प्रमोद को नक्कटा और आवारा छोकरा कहकर भी अपनी छोटी सोच को दर्शाते हैं। वो कठोरता से यह भी कहते हैं कि तुम्हारी बहन के दुख और आंसू से मुझे कोई मतलब नहीं है। ये उनके कठोर हृदय को दिखलाता है, वो दिखाता है कि वो कितने संवेदनहीन हैं, कि उनको अपने परिवार के एक सदस्य के किसी भी भावना से कोई मतलब नहीं है, ये चीज़ दिखाता है। ठीक है। इन मोतियों का मूल्य जानने वाला यहाँ कोई नहीं है, पत्थर पानी से नहीं पिघल सकता। यहाँ मोतियों का प्रयोग किसके लिए हुआ है, उसके संबंध में किसने किससे क्या कहा और क्यों।
इसका उत्तर पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद है पत्थर पानी से नहीं पिघल सकता, इस वाक्य की व्याख्या। तो वो भी व्याख्या यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और यहाँ पे जो ये डॉट डॉट है इसका मतलब है कि तुम्हारे आंसू जो हैं वो पानी के तरह हैं और जीवनलाल का हृदय पत्थर की तरह कठोर है। वो तुम्हारे आंसुओं से पिघलने वाला नहीं है, उनको तुम्हारे आंसुओं से, भावनाओं से कोई किसी तरह का फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए तुम अपने आंसू व्यर्थ मत बहाओ। मैं जब दहेज लाऊंगा तब उन्हें दहेज दूंगा, क्योंकि वो बिना दहेज लिए किसी भी हाल में तुम्हें विदा नहीं करेंगे। इसलिए खुद को रोकर परेशान मत करो। जीवनलाल ने अपने बहू के प्रति कैसा व्यवहार किया और क्यों, समझा कर लिखिए। उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है, बस ध्यान रखिएगा कि वाक्य पूरे पूरे लिखें। इस अवतरण को ध्यान में रखकर बताइए कि दहेज के अभाव में वधुओं को कैसा जीवन व्यतीत करना पड़ता है, समझा कर लिखिए। उन्हें प्रताड़ित होना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है, वो दुखी रहती हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 का घ जो है ना, उसका उत्तर भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इस गिरे हाल में भी मकान 7-8 हज़ार में तो बिक ही जाएगा। मकान बेचने की बात सोचने वाला वह व्यक्ति कौन है, वह इस समय कहाँ है और यहाँ क्यों आया है। मकान बेचने की बात सोचने वाला व्यक्ति कमला का भाई प्रमोद है। कमला के ससुराल में है वो, और उसे विवाह के बाद का पहला सावन मनाने के लिए वो विदा कराने आया है। उसे किसे? कमला को। ठीक है। गिरे हाल से क्या तात्पर्य है, ऐसा हाल किसका हो गया और क्यों। गिरे हाल से आर्थिक परिस्थिति का खराब होना बताया गया है यहाँ पर, और कमला के मायके वालों का ये बुरा हाल है, और पहले से ही वो कोई बहुत धनी व्यक्ति नहीं थे। उसके बाद उन्होंने अपने से अधिक सामर्थ्यवान लोगों के घर में अपनी बेटी कमला का विवाह करवाया, जिसमें दिए गए दहेज तथा विवाह की व्यवस्था में हुए खर्च के कारण उनकी ऐसी परिस्थिति हो गई है। ठीक है। इन शब्दों के आधार पर वक्ता की मनोदशा पर प्रकाश डालिए। वक्ता यानी कि प्रमोद दुखी है, मजबूर है, अफसोस कर रहा है अपनी गरीबी पर, अपनी तकलीफ़ों पर, अपनी बहन के मजबूरी पर भी उसे तकलीफ है, अफसोस है। सामाजिक व्यवस्था से वो असंतुष्ट है। वो समझ रहा है कि दहेज जैसी कुप्रथा की वजह से उसकी बहन को इतनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है और उसे भी इतना अपमान सहना पड़ रहा है। ठीक है। इस अवतरण के आधार पर बताइए कि धन के अभाव में लड़की वालों को किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और क्यों। तो लड़की वाले जो होते हैं दहेज अगर नहीं दे पाते हैं, धन नहीं दे पाते हैं, तो उन्हें बेटी की तकलीफ़ों को महसूस करना पड़ता है, देखना पड़ता है, जिससे उन्हें भी तकलीफ़ होती है। बेटी का अपमान, अपना अपमान भी बर्दाश्त करना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है, दुश्चिंता होती है कि कहीं बेटी को कोई मार ना दे, कोई जला ना दे, उसका भविष्य कैसा होगा, कहीं उसे छोड़ ना दे। इस तरह की दुश्चिंताएँ होती हैं। और ऐसा इसलिए होता है, यानी क्यों जो है उसका उत्तर लिखेंगे कि ऐसा सामाजिक कुव्यवस्था के चलते है, कुप्रथाओं के चलते है, दिखावे की चाह जो बढ़ती गई है उसकी वजह से भी है। यानी दहेज तो पहले से था, लेकिन कुछ लोग अपने दिखावे की चाह में और बढ़ा करके उसको देते हैं, और दूसरे लोग उस दिखावे को देखकर हैसियत मान लेते हैं और अपनी हैसियत भी दिखाना चाहते हैं लोगों को, इसलिए वो दहेज मांगते हैं और बढ़ चढ़कर। बेटियों का असक्षम होना, यानी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी नहीं हैं, जिसके वजह से उनमें आत्मबल नहीं होता है, उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता है, इसलिए उनके साथ जैसा भी बर्ताव होता है उसको वो बर्दाश्त करती हैं, वो झेलती हैं, क्योंकि उन्हें डर लगा रहता है कि अगर उसे घर से निकाल दिया गया तो वो कहाँ से अपना जीवन गुजारा कर पाएगी। बेटी वालों के आत्मबल की कमी होती है। बेटी वाले भी डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, मेरी बेटी का देखभाल कौन करेगा, आगे उसके भविष्य का क्या होगा। इन सब चीज़ के डर की वजह से उनका भी आत्मबल कम हो जाता है, और ये कुरीति जो है बड़े लंबे समय से चली आ रही है, जिसको लोग नियम मान करके पूरा करने को बाध्य हो जाते हैं। ठीक है। ये सारा आप लोग थोड़ा विस्तार से लिखेंगे, जैसा मैंने अभी बोल के बताया वैसे लिखेंगे। ठीक है। सच कहती हूँ, विदा ना होने से मुझे जरा भी दुख ना होगा। इन शब्दों में किस युवती की मनोव्यथा व्यक्त हुई है, उसकी मनोव्यथा का क्या कारण है। कमला की मनोव्यथा व्यक्त हुई है। जीवनलाल की क्रूरता और लालच के कारण वो अपने विवाह के बाद का पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ मनाने मायके नहीं जा पा रही थी, यही उसकी मनोव्यथा का कारण था। साथ ही वो अपने भाई का अपमान भी महसूस कर पा रही थी।
क्या कमला को विदा न होने का दुख नहीं था? बिल्कुल था, उसे कमला को विदा न होने का दुख ज़रूर था। यदि ऐसा था और अगर उसे दुख था तो उसने ऐसा क्यों कहा? उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है। डॉट डॉट का मतलब है कि ऊपर प्रश्न से उसको जोड़ना है। कमला के ससुर ने अब उसकी विदा के बारे में क्या निर्णय लिया और क्यों, समझाकर लिखिए। कमला के ससुर ने कमला के विदा के बारे में निर्णय लिया कि विदा नहीं होगी, क्योंकि उनका मानना था कि उसे दहेज पूरा नहीं दिया गया है और जब तक दहेज ना दे दिया जाए उनके सामाजिक सम्मान में लगे हुए दाग को, चोट को कम नहीं किया जा सकता। इसलिए जब तक वो दहेज नहीं दे देंगे पूरा, तब तक कमला की विदा नहीं होगी। इस अवतरण के आधार पर कमला के चरित्र पर प्रकाश डालिए। मैंने पहले भी ये बात बताया है, अभी भी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। सहिष्णु है वो, यानी बर्दाश्त करने की क्षमता उसमें है। इतना सब सुनने के बावजूद वो बर्दाश्त कर रही है और वहाँ रुकने पर अपने भाई को कहती है कि मुझे तकलीफ़ नहीं होगी। वो बहुत समझदार है, वो इसलिए ऐसा कहती है ताकि उसके भाई के मन पे कोई बोझ ना रहे। भाई को प्रेम करती है, उसके बारे में सोचती है, उनका सम्मान करती है, संस्कारी और धैर्यवान है। ठीक है, इन चीज़ों को लिखेंगे। एक आदर्श भारतीय नारी भी है, लेकिन आज नहीं तो कल रुपए तो देना ही पड़ेगा। किसे कितना रुपया देना पड़ेगा और क्यों? प्रमोद की बहन कमला के ससुर को 5,000 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि जीवनलाल के अनुसार उन्हें दहेज पूरा नहीं दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के ग में इसका उत्तर मैंने लिखा है, आप उसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि उसके अनुसार कमला के घर वालों ने उन्हें पूरा दहेज नहीं दिया और उन्होंने बारातियों का स्वागत भी ठीक से नहीं किया था, जिससे उनकी सामाजिक सम्मान पर ठेस लगी थी। जीवनलाल ने कमला की विदा के संबंध में प्रमोद से क्या कहा और क्यों, आप यहाँ पे पेज नंबर 19 के फर्स्ट पैराग्राफ में देख सकते हैं। उसने कहा कि विदा नहीं होगी क्योंकि तुम लोगों ने दहेज देना तो दूर, बारातियों की खातिर भी ठीक से नहीं की। मेरे नाम पर जो धब्बा लगा, मेरी शान को जो ठेस पहुंची, भरी बिरादरी में जो हंसी हुई, उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। जाओ कह देना अपनी माँ से कि अगर बेटी की विदा कराना चाहती तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजे, 5,000 रुपये भेजें। ठीक है, प्रमोद से यही बात जीवनलाल ने कही थी। रुपए का प्रबंध करने के लिए प्रमोद ने क्या उपाय सोचा और क्यों? रुपए का प्रबंध करने के लिए प्रमोद ने घर बेचने का उपाय सोचा, क्योंकि वो अपनी बहन के अरमानों का खून होते हुए नहीं देख सकता था, अपनी माँ की इच्छा को टूटता हुआ नहीं देख सकता था। इस अवतरण को ध्यान में रखकर प्रमोद की मनोदशा पर प्रकाश डालिए। प्रमोद स्वयं को विवश और लाचार महसूस कर रहा है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो जीवनलाल को दे सके और अपनी बहन, जिसका कि अभी पहला साल ही है शादी होने के बाद और उसको अपने मायके जाना है, उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही है, लेकिन वो नहीं ले जा सकता है बड़ा भाई होते हुए भी, तो इसलिए वो विवश और लाचार है, दुखी है। अपनी बहन के परिस्थितियों को देखकर, उसके ससुर के कठोर वचन को सुनकर उसे अपनी बहन के भविष्य को लेकर भी चिंता है, दुखी भी है वो। मेरे लिए जैसा रमेश है वैसे ही तुम, बोलो कितना रुपए चाहते हैं वे। इन शब्दों में किसने किससे क्या पूछा और क्यों? इन शब्दों में कमला की सास जीवनलाल की पत्नी राजेश्वरी ने कमला के भाई प्रमोद से पूछा है कि उनके पति जीवनलाल ने उनसे कितने रुपए दहेज के लिए मांगे हैं ताकि वो कमला को विदा कर सके। वो ऐसा इसलिए पूछती है क्योंकि जब वो दोनों भाई बहन से मिलने आती है, प्रमोद और कमला से मिलने आती है, तो वो देखती है कि दोनों भाई बहन रो रहे होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, तो वो समझ जाती है कि उसके पति ने ज़रूर कमला को विदा करने से इनकार कर दिया होगा, और वो भी दहेज के लिए, क्योंकि ऐसा वो पहले से ही करते चले आ रहे थे। वो अपने पति को पहचानती थी, इसलिए उसने सहायता करने के लिए ऐसा पूछा था। रमेश कौन है? वह इस समय कहाँ गया है और क्यों? रमेश राजेश्वरी और जीवनलाल का पुत्र है, कमला का पति है, जो कि अभी इस समय अपनी बहन गौरी के ससुराल गया है ताकि उसे भी विदा कराकर लाया जा सके, क्योंकि ये भी उसका भी शादी के बाद का पहला सावन है और वो उसे यहाँ लाना चाहता है ताकि वो भी यहाँ पे हंस खेलकर अपनी सखी सहेलियों के साथ सावन बिता सके। जीवनलाल ने किससे कितना रुपया मांगा था और क्यों?
जीवनलाल ने प्रमोद से 5,000 रुपये मांगे थे, क्योंकि जीवनलाल के अनुसार प्रमोद ने शादी के समय दहेज पूरे नहीं दिए थे और बारातियों का सत्कार भी नहीं किया था ठीक से, जिससे उनके सम्मान को चोट लगी थी। वो अपमान का दर्द जो है वो उनको आज भी चुभता है और इसलिए वो 5,000 रुपये रूपी मरहम लिए बगैर उस दर्द का इलाज नहीं मानते हैं, और इसलिए जब तक उनका इलाज ना हो जाए तब तक वो कमला को विदा नहीं करेंगे, ऐसा कहकर वो दहेज के पैसे मांगते हैं। इस अवतरण के आधार पर राजेश्वरी के चरित्र पर प्रकाश डालिए। कमला से पुत्री के समान प्रेम करने वाली औरत है। वो एक समझदार औरत है, ममतामयी है, ममता रखती है बेटी के लिए भी, बहू के लिए भी, यहाँ तक कि बहू के भाई के लिए भी। सामाजिक कुरीतियों को वो पसंद नहीं करती है, इसलिए वो अपने पति को भी समझाती है और कमला के भाई की भी सहायता करने को कोशिश करती है। वो धैर्यवान है। वो अपने पति की गलत बातें सुनती है और फिर धैर्य के साथ उन्हें समझाती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहती है कि अगर वो अपने बेटी और बहू में अंतर ना करें तो आधी से ज़्यादा समस्या तो इसी से हल हो जाएगी। एक इंसान के दर्द को समझना इंसान का कर्तव्य होता है। साथ ही वो जब प्रमोद और कमला को इस तरह से रोते हुए देखती है तो उसकी मदद करने की भी कोशिश करती है पूरे धैर्य के साथ। ये उनके धैर्यवान होने को, उनके ममतामयी होने को दर्शाता है। उनके मुंह पर मारकर कहना कि यह लोग कागज के रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें तुम आदमी से भी ज़्यादा प्यार करते हो। इन शब्दों को किसने किस संदर्भ में कहा है और क्यों? तो इसका उत्तर लिखते समय ऐसे आप लिख सकते हैं कि जब प्रमोद ने राजेश्वरी देवी को ये बताया कि उनके पति जीवनलाल ने उनसे 5,000 रुपये मांगे हैं और उसके बाद ही वो कमला को विदा करेंगे, तो ये बात सुनकर कमला को अच्छा नहीं लगता है कि वो किसी की भावनाओं को, किसी की मजबूरियों को नहीं समझते हैं और इतना धन मांगते हैं, धन को सबसे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। ये सुनकर राजेश्वरी देवी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मैं पैसे तुम्हें दे रही हूँ, 5,000 रुपये दे रही हूँ, ये ले जाओ और जाकर मेरे पति के मुंह पर मारना, यानी उनके सामने ये पैसे फेंक देना, उनको दे देना ये पैसे और कहना कि मैं अपनी बहन को ले जा रहा हूँ। ये कागज़ के रंग बिरंगे टुकड़े जो हैं वो तुम्हें अपने परिवार, अपने बहू से ज़्यादा प्रिय हैं, तो इनको तुम संभालो, मैं अपनी बहन को विदा कराकर ले जा रहा हूँ। तो ये बात अपने पति के बुरे व्यवहार को सुनकर क्रोध में राजेश्वरी देवी ने प्रमोद से कहा था। ठीक है, कागज़ के रंग बिरंगे टुकड़ों से क्या अभिप्राय है? कागज़ के रंग बिरंगे टुकड़ों का मतलब यहाँ पर रुपए हैं। उनके संबंध में किसने किससे क्या कहा और क्यों? उसके संबंध में कमला की सास राजेश्वरी ने कमला के भाई प्रमोद से यह कहा कि तुम ये रुपए मुझसे ले लो, 5,000 रुपये, और जाकर मेरे पति को दे दो और उनको ये एहसास दिलाओ कि ये रुपए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जितनी बड़ी चीज़ इंसानियत है, रिश्ते हैं। तो तुम उनके सामने ये पैसे फेंक देना और अपनी बहन को ले जाना, उनको ये कहकर कि तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ और मेरे लिए जो ज़रूरी चीज़ है मेरी बहन, उसकी भावनाएं, मैं उनको अपने साथ लेके जा रहा हूँ। क्या प्रमोद ने राजेश्वरी से रुपए ले लिए? यदि नहीं तो क्यों? प्रमोद ने रुपए नहीं लिए राजेश्वरी से क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि राजेश्वरी देवी सच में इतनी अच्छी औरत है। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर जीवनलाल ऐसे हैं तो ज़रूर राजेश्वरी भी ऐसी ही होंगी। तो उसे पहले तो उन पे भरोसा नहीं होता, बाद में वो संकोच करता है कि उनसे पैसे लेकर उन्हीं के पति को वो कैसे दे दे। उसे शर्मिंदगी भी इस बात की महसूस होती है कि वो किस तरह से अपनी बहन की मदद करने के लिए किसी और से पैसे कैसे ले सकता है। उसकी खुददारी भी उसके सामने आती है कि वो किसी से पैसे नहीं मांगेगा। इस अवतरण के आधार पर जीवनलाल और राजेश्वरी के चरित्रों का तुलनात्मक विवेचन करें। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का पूरा उत्तर लिखा हुआ है। जिस तरह उतावली होकर मैं गौरी की राह देख रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी माँ भी कमला की राह देख रही होगी। इन शब्दों में किसने किससे क्या कहा? राजेश्वरी ने प्रमोद से कहा है कि मैं अपनी बेटी गौरी का इंतज़ार कर रही हूँ कि वो आएगी तो यहाँ पे सावन खुशियों से मना सकेगी। उसी तरह तुम्हारी माँ भी अपनी बेटी यानी कमला का इंतज़ार कर रही होगी, इसीलिए तुम्हें उसे साथ में लेकर जाना ही चाहिए। उसके लिए मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। क्या गौरी को उसके ससुराल वालों ने विदा किया? यदि नहीं तो उन्होंने क्या कहा? गौरी को उसके ससुराल वालों ने विदा नहीं किया। उन्होंने भी यही कहा
कि तुम लोगों ने पूरे दहेज नहीं दिए हैं, पूरे पैसे नहीं दिए हैं, इसलिए गौरी को विदा नहीं किया जाएगा। क्या कमला विदा हो सकी? यदि हाँ तो ऐसा कब हुआ? हाँ, कमला विदा हो सकी और ऐसा तब हुआ जब जीवनलाल की अपनी बेटी गौरी को उसके ससुराल वालों ने विदा करने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि तुम लोगों ने दहेज पूरे नहीं दिए हैं और जब तक दहेज पूरे नहीं दोगे तब तक तुम्हारी बेटी की विदाई नहीं होगी। तब जीवनलाल को ये एहसास होता है कि जिस तरह से उसकी बेटी को अभी दर्द महसूस हो रहा होगा, जिस तरह से उसे तकलीफ़ हो रही है अपनी बेटी को नहीं देख करके, वापस वो मायके नहीं आई है देखकर उसे जैसी तकलीफ़ हो रही है, वैसे ही कमला और उसके परिवार वालों को भी तकलीफ़ हो रही होगी। तो उस दर्द को जब उसने स्वयं महसूस किया तब उसने कमला को विदा किया। इस अवतरण के अध्ययन द्वारा राजेश्वरी के चरित्र की किस विशेषता का पता चलता है, समझाकर लिखिए। इंसानियत का पता चलता है, दूसरों की भावनाओं को समझने वाली औरत है, ये भी पता चलता है क्योंकि वो कमला के माँ के विषय में सोच रही है कि वो भी मेरे ही तरह एक माँ है और अपनी बेटी के लिए इंतज़ार कर रही होगी। वो ममतामयी है, कमला के प्रति भी प्रेम दिखाती है, दयालु स्त्री है। तो इसको अब थोड़ा विस्तार में लिखेंगे। इससे पहले हमने जिस तरह से डिस्कस किया है उस तरह से। तुम्हें तो मेरी हर बात में बुराई ही दिखती है। इन शब्दों को किसने किससे किस संदर्भ में कहा है? जीवनलाल ने राजेश्वरी से कहा है जब राजेश्वरी जीवनलाल पर क्रोधित होते हुए यह कहती है कि तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही नाक वाले या तुम ही इज्जत वाले हो, बाकी सब यहाँ जो हैं वो बेइज्जत ही हैं, जो उनकी नाक कटी हुई है। तो ये बात सुनकर रोष में आकर जीवनलाल ने अपनी पत्नी से ये शिकायत की थी। राजेश्वरी को जीवनलाल की कौन सी बात पसंद नहीं आई और क्यों, समझाकर लिखिए। राजेश्वरी को जीवनलाल की ये बात अच्छी नहीं लगती है कि वो हमें अपनी तारीफ करते हुए प्रमोद का अपमान करता है और कहता है कि मैं नाक वाला हूँ, मूंछ वाला हूँ, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को दहेज दिया लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, इसका मतलब तुम्हारा कोई सम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं। तो वो अपमानजनक शब्द राजेश्वरी को पसंद नहीं आता है। साथ ही जीवनलाल ये भी कहता है कि अरे तुम जा करके अपनी बेटी के स्वागत की तैयारी करो ताकि ये भी देख सके कि एक इज्जतदार लोग अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। तो ये जलाने की कोशिश होती है प्रमोद को कि मैं अपनी बेटी को स्वागत करूंगा क्योंकि मैंने पैसे दिए हैं, लेकिन तुम्हारी बहन तुम्हारे घर नहीं जा पाएगी। तो इस बात को सोच करके राजेश्वरी गुस्सा होती है और उनको ऐसा कहती है। राजेश्वरी की बात सुनकर जीवनलाल ने प्रमोद से क्या पूछा और क्यों। अब यहाँ पेज नंबर 25 में आ जाएंगे और लिखेंगे कि राजेश्वरी की बात सुनकर जीवनलाल ने प्रमोद से ही पूछा कि क्या मैंने कोई बुरी बात कह दी, मैंने गलत कहा कि मैं नाक वाला हूँ क्योंकि मैंने अपनी बेटी को पूरा दहेज दिया है। और वो ऐसा इसलिए कहता है ताकि प्रमोद को एहसास दिला सके कि उसने दहेज ना देकर कितनी बड़ी गलती की है, कितना बड़ा उसका अपमान हुआ है और ये कितने महान व्यक्ति हैं, कितने बड़े इंसान हैं जो अपनी बेटी को पूरा दहेज देते हैं। बस वो एहसास दिलाने के लिए, उसको जलाने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए ऐसा कहते हैं। प्रमोद ने जीवनलाल के प्रश्न का क्या उत्तर दिया और क्यों, तो इसमें भी हम पेज नंबर 25 में ही आएंगे। प्रमोद ने उत्तर देते हुए कहा कि ठीक ही कहा है आपने, कुछ गलत नहीं कहा। आज के युग में पैसा जिसके पास है वही नाक और मूछ वाला है, जिसके पास पैसा नहीं वो नाक मूछ होते हुए भी नकटा और मुछ कटा है। ये ऐसा इसने इसलिए अपने दर्द को छुपाते हुए, अपने दर्द को पीते हुए, अपने अपमान को महसूस करते हुए बड़े दुख के साथ ये शब्द कहे हैं, व्यंग के तौर पे कहे हैं कि हाँ भाई आपने पैसे दिए इसलिए आप इज्जतदार व्यक्ति हैं, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, आज के समाज की दुर्दशा यही है, आज के समाज की हालत यही है कि जिसके पास पैसा नहीं हो उसको बेइज्जत करते हैं, उसका अपमान करते हैं, उसको बुरा मानते हैं। तो ये सिर्फ व्यंग करने के लिए, व्यंग के तौर पर प्रमोद ने जीवनलाल को उत्तर दिया था। उन्होंने विदा नहीं की, बाबूजी कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया गया। यह बाबूजी का प्रयोग किस व्यक्ति के लिए किया गया है? बाबूजी का प्रयोग जीवनलाल के लिए किया गया है। उस व्यक्ति का संक्षिप्त परिचय दीजिए। वो आप यहाँ पे लिख सकेंगे कि वो कमला के ससुर हैं, रमेश के पिता हैं और राजेश्वरी के पति हैं, जो कि बहुत कठोर हृदय हैं, घमंडी हैं, लालची हैं और दहेज के लिए 5000 रुपये मांगते हुए बेटी और बहू में अंतर करते हैं। बेटी के नहीं आने पे उन्हें दुख होता है लेकिन बहू को वो खुद विदा नहीं कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप लिख सकते हैं उनके चरित्र चित्रण में। किसने किसके विदा के बारे में किससे क्या कहा और क्यों? रमेश ने गौरी के विदा के बारे में अपने पिता जीवनलाल से कहा
क्योंकि रमेश अपनी बहन गौरी को विदा कराने उसके ससुराल गया था और उसके ससुराल वालों ने उसे विदा करने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने दहेज पूरा नहीं दिया। और जीवन लाल बहुत समय से अपनी बेटी के आने की प्रतीक्षा कर रहा था ताकि वो सावन अपने मायके में मना सके, इसलिए उसने जीवन लाल को ये बात बताई ताकि वो और इंतज़ार ना करें। इन शब्दों को सुनकर जीवन लाल ने गौरी के ससुराल वालों के प्रति क्या शब्द कहे और क्यों? तो इन शब्दों को सुनकर जीवन लाल ने गौरी के ससुराल वालों के प्रति ये कहा कि हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नज़र में दहेज पूरा नहीं हुआ। लोभी कहीं के, वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि गौरी के ससुराल वालों ने गौरी को विदा करने से मना कर दिया था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने दहेज पूरा नहीं दिया, ऐसा उनका मानना था। क्या जीवन लाल द्वारा गौरी के ससुराल वालों को भला बुरा कहना उचित था? नहीं, क्योंकि वो स्वयं वैसा ही व्यवहार प्रमोद के साथ कर रहे थे और अपनी बहू कमला के साथ कर रहे थे। वो भी उनको विदा नहीं कर रहे थे इसलिए क्योंकि उन्होंने दहेज पूरा नहीं दिया था। तो जो व्यक्ति खुद गलती कर रहा हो वो दूसरों की गलतियों की ओर इशारा करे, ये कहीं से भी उचित नहीं है। और बेटे वाला यह याद रखे कि वो बेटी वाला भी है, तो सभी उलझने सुलझ जाएं। इन शब्दों में किसने किससे क्या कहा, उत्तर अपने शब्दों में दीजिए। इन शब्दों ने राजेश्वरी ने जीवन लाल से कहा है कि आप एक बेटे वाले हैं, इस वजह से आपने कमला पर जुर्म किए, आपने उसके परिवार वालों से दहेज मांगा, लेकिन आपको ये बात उस समय भूल गई थी कि आपकी भी एक बेटी है जो किसी के घर जाएगी, अपने ससुराल जाएगी, उसके साथ भी ऐसा बुरा बर्ताव हो सकता है। तो अगर आपके जैसे लोग ये हमेशा याद रखें कि जैसे बेटे वाले वो हैं वैसे ही बेटी वाले भी हैं, जिस तरह से उनके घर में एक बहू आई है वैसे ही उनकी बेटी भी किसी के घर बहू बनकर जाएगी, उसके साथ भी ऐसा बुरा बर्ताव हो सकता है। तो लोग शायद ऐसा किसी के साथ बुरा बर्ताव ना करें और सबकी उलझने, सबके दुख दूर हो जाएं। क्या जीवनलाल बेटी और बहू को समान दृष्टि से देखते थे? नहीं। तो उनकी उलझन का क्या कारण था? नहीं देखते थे वो समान दृष्टि से। उनके उलझन का कारण था पुरानी दकियानूसी सोच जो समाज में हमेशा से चली आ रही है कि बेटे वाले बड़े होते हैं, बेटी वाले को वो कुछ सुना भी सकते हैं, कुछ बोल भी सकते हैं, उससे दहेज भी ले सकते हैं। बेटी और बेटे में उनका भेदभाव करना, बेटे वाला होने का घमंड होना, उनका ये मानना कि बेटी अपनी होती है, उससे प्रेम कर सकते हैं, लेकिन बहू तो बाहर से आई है तो उससे सिर्फ मेहनत करवाया जा सकता है, उस पर सिर्फ अधिकार जताया जा सकता है, उसके प्रति किसी का कोई कर्तव्य नहीं होता, उसके दुखों से किसी का कोई मतलब नहीं होता। तो ये सोच जो थे वो उसको बेटी और बहू को समान दृष्टि से नहीं देखने देते थे। इन शब्दों का जीवनलाल पर क्या प्रभाव पड़ा और क्यों? तो उत्तर में आप लोग ये लिखेंगे कि पहले तो वो बरसों पुरानी सोच को गलत होते देखकर उलझ जाते हैं, कहते हैं बहू और बेटी बराबर कैसे हो सकती है, लेकिन उसके बाद अपनी गलती को मान लेते हैं और प्रमोद से क्षमा मांगते हुए कमला की विदाई के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, कहते हैं कभी कभी चोट ही दूसरे दर्द के लिए मरहम बन जाता है, यानी जब मुझे ठेस लगी, मुझे महसूस हुआ कि मेरी बेटी को भी कोई तकलीफ दे सकता है, तभी मेरे उस अहंकार का भी मलहम बन गया जिसके लिए मैं अभी तक तुमसे 5,000 रुपये मांग रहा था। तो ये कहते हुए वो कमला को विदा कर देते हैं। इस अवतरण को ध्यान में रखते हुए एकांकी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मैंने पॉइंट में लिखे, आप विस्तार में लिखेंगे कि इस एकांकी का उद्देश्य है दहेज का विरोध करना, लिंग भेद का विरोध करना, बहुओं पर होने वाले अत्याचार का विरोध करना, मनुष्यता को दिखाना, रिश्तों का महत्व बताना, ये सब इसके उद्देश्य हैं। बच्चों ये जो लाइन है ना, इस पे अक्सर हाँ प्रश्न पूछा जाता है कि ये क्या मतलब है, तो ये आपको अक्सर हाँ पूछा जाएगा और मैंने वीडियो में इस पे काफ़ी जोर भी दिया है, फिर से एक बार बता दे रही हूँ। इस वाक्य के द्वारा जीवनलाल ये बताना चाहते हैं कि कभी कभी कोई बात समझाने पर या उसका हल निकालने पर हल नहीं होता, जब तक कि वैसी ही परिस्थिति में व्यक्ति खुद भी ना फंस जाए, वैसा ही तकलीफ उसे खुद भी झेलना ना पड़े, तब तक उसके दिमाग में ये बात नहीं आता है कि उसकी करनी का किसी और पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है। और मेरे साथ भी जब ऐसा ही हुआ, गौरी के ससुराल वालों ने भी मेरे साथ ऐसा ही जब किया, तब मुझे ये समझ में आया कि मैं गलत कर रहा था। और उसके अलावा ये वाक्य जो है, झोपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा, इसका भी अर्थ पूछा जाता है। तो इसका मतलब होता है कि अगर तुम्हारी हैसियत कम थी, तुम मामूली हैसियत के लोग हो, तो तुम्हें अपने ही हैसियत के व्यक्ति के साथ
अपनी बहन की शादी करानी चाहिए थी, ताकि उसे ज़्यादा दहेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसकी ज़रूरतों को, उसके आवश्यकताओं को तुम पूरा कर सकते। तुमने अपने से ज़्यादा हैसियत वाले, ज़्यादा अमीर लोगों के साथ रिश्ता जोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तुमने क्यों ऐसा किया कि उनसे रिश्ता जोड़ा, जब तुम उनके आवश्यकताओं को, उनकी चाहतों को पूरा ही नहीं कर सकते थे? ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी सारे शब्दों और सारी लाइनों के बारे में मैंने विस्तार से आपको बता ही दिया है। फिर भी अगर आपको कहीं कोई शंका रह जाए, कुछ पूछना हो, तो आप बेझिझक मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल इतना ही, अभी के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।